Hello students, Namaste to all of you. This is lecture 2 of playlist units and measurement. आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हमने लेक्चर 1 किया है उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे डायमेंशंस के इंट्रोडक्शंस के बाद किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 3 or 4 different types of questions. We'll be doing more questions, but आप देखेंगे कि एक सेट में एक डायमेंशन के जो 3 यूटिलिटीज हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के जो 3 एडवांटेजेस हैं, उन तीनों एडवांटेजेस के ऊपर बेस करके आज हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी एंजॉयबल और आप इसको देख करके काफी अच्छा लगेगा, आपको बड़ी इजीली समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को आप एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर and let's come into the lecture and let's see what are the new things you can learn from here. So we are now in lecture and our focus today is how to find dimension of a physical quantity. Although जो last lecture है उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये सब किया है, बट थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसको और एम्फेसिस करके आपको समझाया जाए। So how to find dimension of a physical quantity, how to check dimensional consistency of a given formula. If there is a formula given, we have to check it is dimensionally consistent or not. Now, how to derive formula for a given physical quantity using dimensional analysis. There will be some conditions given और उन conditions पे के accordingly हमें formula derive करना है. And how to convert value of a physical quantity from one unit system to another unit system. So these are the talk of the lecture today. एंड हम लोग एक एक करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछली क्लास में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, बट आज हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं। वी आर डूइंग विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जांपल्स करने के बाद आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो लेट्स एंटर टू दिस क्वेश्चन नाउ। सो लुक, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना है, लाइक स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, यंग मॉडुलस का। तो लाइक ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ा रहा हूँ आपको। लाइक सो अब स्ट्रेस का डायमेंशन चाहिए हमें और स्ट्रेस का फॉर्मूला दे रखा है एफ बाई ए। सो लाइक स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, सिंस स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, राइट। और फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है क्या होता है, दैट फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। एंड एरिया का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, तो एरिया का डायमेंशन आप लिखेंगे दैट इज एम जीरो एल स्क्वायर एंड टी जीरो, दिस इज व्हाट यू हैव। तो अब बताओ यहाँ पे स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा। therefore स्ट्रेस का डायमेंशन की बात करेंगे तो दैट विल बी एम एल टी माइनस टू, राइट, डिवाइडेड बाय दिस एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, एंड दिस यू हैव टू फाइनली सॉल्व। और फिर ये क्या आएगा, देखो जी, यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ 0 है, so this is m only. Now L, and this is L square, so this goes up and this is L minus 1, and now this is T minus 2. So this is what we have come out to, M L T minus 2 और नीचे L square है, तो ये L का पावर -2 और यहाँ +1 है, तो +1 -2 is -1। इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रेस का डायमेंशन आ गया, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द फॉर्मूला ना, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके बात बन पाएगी। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक से। सो नाउ वी आर टेकिंग द अनदर वन, लाइक स्ट्रेन की बात करें तो अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्ट्रेन का फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। अब स्ट्रेन बहुत तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी है, राइट, शेयरिंग स्ट्रेन भी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे। तो सिंस स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला है, और ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा जी, आप कहोगे एल एम जीरो एल टी जीरो, एंड नाउ यहाँ भी सेम रखोगे एम जीरो एल एंड टी जीरो। सो finally it has no dimension, so this is m0 l0 t0, so you are saying it is dimensionless, it is dimensionless dimensionless physical quantity। भाई ये physical quantity तो है but इसकी कोई dimension नहीं, that's what the point is, okay।
सो नाउ विल टॉक अबाउट यंग मॉडुलस. अब यहाँ पे यंग मॉडुलस की बात हो रही. सो वी हैव डन दिस वन, वी हैव डन दिस टू. नाउ यंग मॉडुलस की बात करें. सो वी नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए. वी नो दैट, फिर आपको यंग बताया ना कि फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, तो बड़ी आसानी से आपने निकाल दिए. अब यंग मॉडुलस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए. वी नो दैट, राइट, that young modulus is equal to y this, that is young modulus is equal to longitudinal strain, longitudinal stress, sorry, longitudinal stress upon longitudinal strain. So अब ये क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन देन, तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशन अपॉन स्ट्रेन का डायमेंशन लिखना होगा. तो स्ट्रेस का डायमेंशन अभी आपने देखा क्या लिखा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, and this is what it has no dimension, so m0 l0 and t0. So finally the dimension will be, young modulus का dimension क्या आएगा, वही जो stress का है. So m l minus 1 t minus 2. That's how the point is. So what is the message over here? अभी तक जो हमने किया इससे मैसेज क्या मिला हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे मैसेज ये मिला कि अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें डायमेंशन निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर के ये बात बन पाएगी. सो फॉर्मूला मालूम है, और आपको जब फॉर्मूला मालूम होगा तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के आपको डायमेंशंस याद रखने पड़ेंगे. अब जैसे हमने फोर्स का याद रखा हुआ है, एरिया हमने कर लिया, तो अब अगर स्ट्रेस एक बार निकालिए तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशन भी याद रखना चाहिए. स्ट्रेन का पता है कि डायमेंशन नहीं है, यंग मॉडुलस का भी याद रखना चाहिए. अगर आप याद रख पाएंगे तभी जा करके आगे के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लुक हियर, अनदर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं. यानी कि अब हमें इसके बारे में सोचना है, हमें इसका आंसर निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट. सो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही है. सो अब आपको देखो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए. The resistance is equal to rho into L by A, where rho is what? Specific resistance. इसी को resistivity कहते हैं हम. So this is what we have this formula. So from here, what do you know that rho is equal to R A by L. ये rho है. And we also know that what जो sigma है जिसको conductivity कहते हैं, that is reciprocal of this resistivity. So sigma is 1 by rho. अब इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि सिग्मा आपके पास क्या आ गया, सिग्मा हैज कम टू एल अपॉन आर ए. तो ये सिग्मा का आपको डायमेंशन चाहिए, और सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, एल पे, आर पे और ए पे. अब आपको आर का डायमेंशन भी पता होना चाहिए. यू नो आर इज रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ, ए इज एरिया. अब यहाँ पे नाउ वी आर सेइंग दैट कि आपको ये इंफॉर्मेशन उम्मीद कर रहे हैं आपको पता होगा. लाइक अब आपको आर का डायमेंशन याद रखना चाहिए, अगर नहीं है तो आप देखो, सिंस V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो R यहाँ से क्या आ गया, V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट. ओके जी. अब ये आपने लिख लिया. अब V के बारे में आपको बेसिक नहीं नॉलेज है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क अपॉन चार्ज. और I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इज Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. तो अब अगर आपको R निकालना है तो अब यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं. तो बिल्कुल आप देख रहे हो कि जब तक आपको वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक अच्छे से आप डायमेंशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे. सो सिग्मा निकालना था, आपको ये पता चल गया. अब यहाँ पे आर का डायमेंशन ही रखना पड़ेगा, तो अब आर निकाल लीजिए, आर का डायमेंशन निकाल लीजिए और याद रखिए, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. नहीं तो हर बार आपको बेसिक तक पहुंचना पड़ेगा. तो V इज इक्वल टू आई आर लिखा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिखा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और I इज इक्वल टू Q बाई T. सो नाउ लुक एट दिस हियर, V एंड W क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल. तो जूल हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, तो V का डायमेंशन लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. ये हो गया V का डायमेंशन. इज इट ओके, अपॉन व्हाट, Q, W अपॉन Q. बोले ना भाई V का डायमेंशन चाहिए आप, और दैट इज Q. और Q को क्या लिख सकते हैं, Q को देखो ध्यान से, Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी.
राइट, W अपॉन क्यू, क्यू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल टू क्या, आई टी, तो Q को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर एंड टाइम, लाइक दिस, ये हो गया V, और I को हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, लाइक दिस इज व्हाट विल बी डूइंग। अब आपके पास V आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L0 T0 और A, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, I का डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये V का डायमेंशन हो गया और ये I का डायमेंशन। अब रेजिस्टेंस का निकालना है आपको, तो ये दोनों डायमेंशन आप यूज करिए, चलते हैं अगले पेज पे। सो नाउ रेजिस्टेंस के डायमेंशन की बात करें तो वो क्या निकल के आएगा जी, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकल के आया आपके पास दिस वोल्टेज अपॉन करंट, है ना, वोल्टेज का डायमेंशन अपॉन करंट का डायमेंशन। सो दिस यू विल बी राइटिंग एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, so m l square t minus 2, this is voltage, and नीचे क्या था आपका at, this is right, this is at, ये किसकी वैल्यू है, q की बात है, v आ गया, और v w अपन q के हो गया, q का हो गया ये, और यहाँ पे I का डायमेंशन क्या निकाला आपने, a निकाला, तो आप सीधा सीधा किया a लिख दीजिए। तो अब ये सॉल्व होकर के क्या आएगी, दिस हैज कम टू m l square, राइट, यहाँ देखो t माइनस टू है और यहाँ एक t है, तो ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस वन, यानी कि t का पावर माइनस थ्री, और a यहाँ से क्या हुआ a2, यानी कि दिस गोज टू a और माइनस टू। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया आपके पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको मालूम हो गया, आपको किसका डायमेंशन चाहिए, सिग्मा का, सिग्मा क्या होता है, एल अपॉन आर ए, तो अब आप क्या करेंगे, सिंस आपको सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, तो देयरफॉर सिग्मा का डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो एल दैट इज ऐसे लिखा, और आर आपके पास है ही, एम डायमेंशन यहाँ लिखेंगे, तो एल का डायमेंशन हमने यहाँ पे लिखा एम जीरो एल टी जीरो, ऐसे लिख दिया एल के लिए, नाउ आर के लिए हमने लिखा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और टी माइनस थ्री ए माइनस टू, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, और ए के लिए लिख देंगे एल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव डू इट। अब अगले स्टेप में हमारे क्या बन जाएगा, so this is m0 lt0, right, and now here this is m, okay fine, l2 or l2 that is l ka power 4, t ka power minus 3, and this is a ka power minus 2, right, that's how what the point is। अब final result लिख देते हैं, so this comes out m minus 1 minus 4 plus 1, that is m minus 3, l का पावर माइनस 4 और प्लस 1, that is l minus 3, और t का पावर प्लस 3 एंड a का पावर प्लस 2, तो ये आपके पास डायमेंशन है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपको ये रिजल्ट पता होगा तभी जाकर के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन रखा जा रहा है कि इफ C is a capacitance of conductor or capacitor and R is resistance, then find dimension of CR। अब आपको CR, एक C और R को आपस में प्रोडक्ट ले लिया तो एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, दैट वी नीड टू फाइंड। तो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो फिर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, आर का तो अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला ही है, तो वी कैन डू इट वेरी इजीली। सो वी नो दैट राइट, Q इज इक्वल टू सी वी, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, Q इज चार्ज, दिस इज चार्ज एंड दिस इज कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है, राइट, और ये वोल्ट है, दिस इज वोल्ट, ऑलराइट। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V, और Q को क्या लिख सकते हैं, आई टी, यस। सो अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, हमें Q V का वोल्टेज मालूम था, ये V सॉरी V का डायमेंशन मालूम था, तो V का डायमेंशन हमें मालूम है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज व्हाट V, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी, दैट इज A इंटू टी लिख सकते हैं। तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे हमें यहाँ पे वोल्टेज का डायमेंशन पता है पूरी तरीके से, so we are going to do what, like Q के लिए लिखा A T, that is what we know, और वोल्टेज के बारे में हमें पता क्या है, वोल्टेज के बारे में हमें पता है दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए टी, समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड नीचे ए टी, ये ऐसे और ये ऐसे लिख दिया। तो अब अगले स्टेप में ये क्या आ गया,
ए टी का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और नीचे कौन आ गया जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया। तो आपने यहाँ पे किसका डायमेंशन लिख दिया, एक तरीके से आपने सी का डायमेंशन लिख दिया। तो सी का डायमेंशन अगर आप थोड़ा, आपको सी और आर का प्रोडक्ट का डायमेंशन चाहिए, तो अगर आप यहाँ से चलें तो सी का डायमेंशन आप फाइनली लिख क्या रहे हैं, एम माइनस वन, ध्यान से एल का पावर टू है, ऊपर गया जी, देर इज नथिंग लाइक दैट, सो एम एल माइनस टू, टी का पावर माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा प्लस टू, और यहाँ टी स्क्वायर है तो टी का पावर फोर हो जाएगा, और ए स्क्वायर हो गया जी, लाइक दिस। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। और आर का डायमेंशन क्या होता है, तो अभी अभी ऊपर आपने लिखा हुआ आर का डायमेंशन क्या है, तो आर का डायमेंशन यहाँ पे रहा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो आपके पास सी भी आ गया और आर भी आ गया। अब आपको सी और आर का चाहिए तो आप दोनों रिजल्ट को यूज करेंगे। सो नाउ सी आर का डायमेंशन आपको चाहिए, तो क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यूज लिखिए। सो दिस इज ए माइनस माइनस वन माइनस टू फोर एंड टू, माइनस वन माइनस टू फोर एंड, so you are writing minus 1 minus 2 t का पावर 4 and a का पावर 2, t का पावर 4 and a का पावर 2, ये हो गया c। और आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, r, तो r is m 1 2 minus 3, that is m minus 3, and this is a का पावर minus 2 minus 2। तो भाई ये आपके पास सी आर। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या हुआ माइनस वन और यहाँ भी प्लस वन है, तो ये एम का पावर क्या हो गया, जीरो। यहाँ माइनस टू है और ये प्लस टू है, ये एल का पावर क्या हो गया, जीरो। टी का पावर फोर है या टी का पावर माइनस थ्री है, तो क्या आया जी, टी। टी का पावर फोर है, टी का पावर माइनस थ्री है, तो ये क्या आ गया, टी। और ए का पावर क्या हो गया, जीरो। सो फाइनली गाइज, इफ यू लुक एट दिस ऑल बिकम जीरो, एंड फाइनली क्या आ गया, टी। सो इट मीन्स व्हाट, सी आर का डायमेंशन इज लाइक एम जीरो, एल जीरो, टी एंड ए जीरो। मतलब सी आर इज, और सी आर का यूनिट क्या होगा, जो टाइम का यूनिट होगा। तो दिस implies that CR is a physical quantity, is a physical quantity which has dimension like time. So somehow CR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो CR is equivalent to time, यानी कि ये टाइम के इक्विवेलेंट है। देखोगे यहाँ ट्रिपल साइन दे रखा है मैंने, ट्रिपल लगा रखा है, डबल नहीं लगा रखा, टाइम नहीं लिखा है मैंने। तो CR एंड टाइम इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी। बेटा बात समझ गए आप, ओके। सो अब हम लोग ये इस इंफॉर्मेशन के बाद, now we have another set of questions. Find dimension of universal gravitational constant, permittivity of free space, spring factor या force constant या force per unit extension। अब हमें इनका निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं फिर से। सो अब हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए। अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हमें डायमेंशन चाहिए होगा तो हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और अगर हमें जो फॉर्मूलाज में फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन हमें मालूम है तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा पूरा ट्रेल समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला ट्रेल होना चाहिए। जैसे सी ये था, यहाँ से निकाल दिया आपने, कैपेसिटेंस आपको याद नहीं था तो आपने ऐसे निकाला, फिर आर को आपने यहाँ से निकाला, अब आपके पास आर तो था ही, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये समझना होगा कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब ये कहाँ देखा है आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जी, इस जी की बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल जो फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो सिंस एफ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, करेक्ट। तो अब आपके पास जी का डायमेंशन चाहिए आपको, और एफ आर m1 m2 सब पता ही है। तो आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट जी का डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, न्यूटन सॉरी फोर्स का डायमेंशन चाहिए आपको, पहले फोर्स का डायमेंशन चाहिए। एक मिनट बच्चा, जस्ट फॉर अ व्हाइल।
तो अगर आपको जी का डायमेंशन चाहिए तो पहले आप क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन आप निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन होना चाहिए, फिर आर स्क्वायर का डायमेंशन पता होना चाहिए, फिर m1 का डायमेंशन मालूम होना चाहिए और m2 का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो ये क्या आ गया आपके पास, f के लिए लिखोगे mlt-2, ये याद है, याद रखना चाहिए। ये हो गया l स्क्वायर, ऑल राइट। नाउ फ्रॉम हियर m1 दैट इज m एंड दैट इज अगेन m, सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये क्या बन गया आपके पास, तो जी का डायमेंशन क्या है जी, सो दिस इज, ऊपर देखो m, और ये क्या हुआ l का पावर 3 और t का पावर क्या हुआ -2, नीचे क्या हो जी m स्क्वायर, लिख लिया आपने ऐसे। और नाउ अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सो 1 - 2 दैट इज -1, so m-1 l-3 t, ओहो l+3 देख रहे हैं, l+3 और t-2, तो ये आपके पास, सो फाइनली g का डायमेंशन इज m-1 l3 and t-2, like this is what it is। तो ये हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला। अब अगर आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, इसका डायमेंशन बताइए। स्प्रिंग फैक्टर है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है। और स्प्रिंग, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। तो लेट्स सी, आप दूसरे की बात करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डू दिस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में अगर आप चाहते हैं निकालना, एक मिनट पहले मैं इसको डिवाइड कर दूं, नहीं तो so so we know that कि so we know that what, कहाँ आपने इसको देखा है, वेयर यू हैव सीन दैट। तो आप याद करो, कूलम्ब्स लॉ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लाइक इज लाइक वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में यही है ना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स की बात हो रही है। एंड दिस k इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, इसी को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो अब इस f का डायमेंशन क्या होगा, सॉरी आपको तो इस एप्सिलॉन नॉट का चाहिए होगा। सो नाउ फ्रॉम हियर फॉर्मूला क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट आप इधर लेके जाइए तो आपके पास क्या बन गया, 1 बाई 4 पाई f एंड q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, एंड नाउ यू नो दिस फॉर्मूला, सो अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहते हो तो निकाल लोगे, क्या आएगा जी, सो 1 बाई 4 पाई नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। और यहाँ पहले Q1 Q2 की बात करें तो Q1 क्या होता है 80, अभी बहुत बार पढ़ लिया, फिर यहाँ भी क्या हो गई ये 80। एंड नाउ F ml is mlt-2 एंड r स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, a स्क्वायर t स्क्वायर, ये क्या है जी m l का पावर 3 t का पावर -2, सो दिस इज a स्क्वायर t स्क्वायर m l का पावर 3 t का पावर -2। तो अब फाइनली ये आया क्या आपके पास, इसका डायमेंशन। सो this is 1 here goes up, so this is m-1, l का पावर यहाँ 3 है, ऊपर जाके ये l का पावर -3 हो गया। यहाँ देखो t का पावर -2 और ये 2, यानी कि t का पावर 4 हो गया और a का स्क्वायर हो गया। लो भाई, ये डायमेंशन आ गया फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, इसको परमिटिविटी कहते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम तो आप निकाल लिए, अब निकाल लिए ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट, इसको हम लोग के लिखते हैं, दिस इज के। तो स्प्रिंग फैक्टर इज के, उसी को हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और उसी को हम लोग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एक हिंट दे रखा है कि जो के है वो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको। सो लाइक थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो सिंस k इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन, एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन। अब तुम कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। यहाँ तो ये बात समझ में आ गई। देखो किसी भी स्प्रिंग को ना, अगर कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप खींचते हो, ये सपोज करो ये स्प्रिंग है, इसका एक ओरिजिनल लेंथ है, और इस स्प्रिंग को आप खींच के थोड़ा बड़ा करते हैं। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, लेट सपोज इसका लेंथ एल है, और अब आपने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे 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 इतना एक्सटेंड कर दिया, और अब इसकी लेंथ हो गई एल प्लस एक्स। तो आपने कितना एक्सटेंशन किया, तो एक्स क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो आपने इधर भी कुछ फोर्स लगाया, इधर भी कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स कितना लगाया, एफ। तो इतना फोर्स लगाने से इसमें कितना एक्सटेंशन आया, एक्स के बराबर आया। तो ये फोर्स अपॉन एक्स जो होगा, इसको हम के कहेंगे। और अगर हम इस स्प्रिंग को दबाते, कंप्रेस करते, तब भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटेंशन में ये होता है, कंप्रेशन की भी बात करेंगे। लाइक ये इसकी लेंथ है, दूसरे पार्ट में सपोज अगर आप इसको कंप्रेस कर देते इस स्प्रिंग को, और कंप्रेस करके कहते देखो जी ये पूरा स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होकर ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 3 6 ऐसे कर दिया, इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब इसकी लेंथ हो गई एल माइनस एक्स। तो यानी कि इसमें कंप्रेशन कितना है, एक्स का है, और आपने ऐसा करने के लिए इधर से फोर्स एफ लगाया है, और इधर से भी फोर्स आपने एफ लगा रखा है। तो यहाँ भी क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन एक्स होगा। बेटा बात समझ में आ गई। सो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, या स्प्रिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, इसका एक और नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अगर हम ये बात करें, राइट, सो दिस के इज एफ बाई एक्स, तो अब यहाँ से how will be solving how will you solve the dimension for it। आप इसके, तो अब आपके पास ये सब कुछ आ गया। अब आपको इस के का डायमेंशन निकालना है, तो आपने फॉर्मूला तो समझ लिया, तो आपको के का डायमेंशन निकालना। तो यू से दैट ओके, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या है, लेंथ ही है ना भाई, तो दिस इज एल। ये क्या आ गया आपके पास, एम एल कट के जीरो, आई मीन दिस टेक टी का पावर माइनस टू। तो यू कैन से दैट के का डायमेंशन आ गया एम एल जीरो टी माइनस टू। यू कैन राइट लाइक दिस। कुछ लोग इसको एम टी माइनस टू भी लिख देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज द फॉर्मेट वी शुड राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने और डायमेंशनल एनालिसिस के इस लेक्चर में आपने एक पोर्शन किया कि कैसे हमें अलग 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 क्वेश्चन को जिसमें डायमेंशन निकालना होता है, हम कैसे उसको अप्रोच करते हैं, कैसे हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फिर उसमें से कौन फॉर्मूला में जो जो वेरी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन मालूम होना चाहिए, फिर उसको रख करके और फिर हम फाइनल जो डिजायर्ड डायमेंशन है वो निकालते हैं। ये सारी बात तो आप समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अलग तरीके के, यानी कि एक एप्लीकेशन हमने कर लिया, like how to find dimension of a physical quantity, this part we have done। अब हमें how to check dimensional consistency of given formula, हमें इसकी तरफ बढ़ना है। तो चलो इसको भी देखते हैं, let's see here। so I'm saying to check dimensional consistency, यानी कि एक फॉर्मूला जो दे रखा है उसको चेक करना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं, like energy stored in wire half into space into strain। ये फॉर्मूला बताओ सही है या गलत है, मतलब इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो व्हाट इज डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, जब किसी गिवन फॉर्मूला में फॉर्मूला होगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके डायमेंशंस को रख करके सॉल्व करके जो फाइनल डायमेंशन आना चाहिए वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर दोनों तरफ सेम है, यानी कि एम का पावर दोनों तरफ सेम है, एल का पावर दोनों तरफ सेम है, टी का पावर दोनों तरफ सेम है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चौथा भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में, तो उसका भी पावर सेम होगा, तभी जाकर के हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। एंड राइट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी है, इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, लाइक वी आर सेइंग प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimension।
So somebody say that what is principle of homogeneity of dimension? Means so simple, no? Like एक इक्वेशन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है, जो एम का पावर है, एल का पावर है, टी का पावर है, और कोई और है तो उसका पावर, यानी कि दोनों तरफ एम एल टी उनके पावर सेम है. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. So according to this principle, a given formula is said to be dimensionally consistent if the dimension of the left hand side and dimension of the right hand side comes same. This is called principle of homogeneity of dimension. I told you, you have heard it, now you can write it. So now we are saying that हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की बात कर रहे हैं. तो लेट्स सी. नाउ हमसे कहा गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन वायर और हाफ का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन दे रखा है. तो आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है. तो बारी बारी से मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 5 एग्जांपल रखे हुए हैं. इसी 5 के थ्रू आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी 5 एग्जांपल. सो लेट्स सी. एनर्जी स्टोर्ड पहले को चेक करते हैं. सो दैट इज हाफ, लाइक पहले लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अब आपको ये सोचना होगा कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है कि अभी स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेन का डायमेंशन पीछे हमने पढ़ा है ना, राइट. एनर्जी हमने वर्क पढ़ा ही है, एनर्जी वर्क उसका डायमेंशन है वो होता ही है. तो आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालिए. अब जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड दैट इज एम एल स्क्वायर एंड एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एनर्जी स्टोर्ड है. और राइट हैंड साइड की अगर बात करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, दैट इज गोइंग टू कम आउट. एक मिनट बचे. 1 2. So this is so left hand side is this. और right hand side की बात करें तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं. स्ट्रेस की बात करते हैं तो पहले स्ट्रेस के डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेस का भी हमने पढ़ा है डायमेंशन. अब बताओ क्या होता है. तो दैट कम्स आउट एम एल माइनस वन टी माइनस टू. अब आपको चेक कराता हूँ कि ये सही है या नहीं है. सो लुक एट दिस हियर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. समझ गए आप. तो ये इस तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तब जाके डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रहे. So this is m l minus 1 t minus 2. और स्ट्रेन का क्या होता है जी. सो दिस इनटू स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, m0 l0 t0. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो ये आ गया. राइट हैंड साइड का डायमेंशन आया क्या आपके हिसाब से यहाँ पे. तो दिस कम्स आउट m l minus 1 t minus 2. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो m का पावर 1 है, यहाँ t का l का पावर 2 है, यहाँ -1 है. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है that is not equal to right hand side का dimension. That's very simple. नहीं है यहाँ पे, इसलिए this formula is incorrect. This formula is dimensionally inconsistent. Dimensionally inconsistent. और ये inconsistent है. This implies incorrect formula. Incorrect formula. ये formula गलत हो गया. So this is one example we have done. Okay, फिर दूसरे में कहा गया कि आप इसको चेक करो कुछ ऐसे. एनर्जी स्टोर्ड is equal to half into stress into strain into वॉल्यूम. अब इसको चेक करके देखते हैं. तो चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी स्टोर्ड है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. एनी डाउट, नो. अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा. तो दैट विल कम आउट, हाफ का तो कुछ होगा नहीं. तो स्ट्रेस अभी पढ़ा हमने, बताओ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं. So this is m0 l0 t0 volume क्या होगा. So this is what we have and now l volume है. So this volume is l का power 3. Now look at this here. So this is m l minus 1 और ये 3, ये क्या हो गया, +2 आ गया, और t का पावर -2 आ गया. This is what it has come. Now it's so simple, no, it come out same out. This and this, if you look at, both dimensions are same. So since left hand side का जो dimension है और राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है, राइट, दिस इंप्लाइज फॉर्मूला इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट.
formula is dimensionally consistent. So बच्चों this is how we do. एक यहाँ पे दिखा दिया, ये गलत लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ था, ये पता चल गया. कैन यू बी वेरी श्योर कि ये फॉर्मूला अभी भी सही है? नो, यू कैन नॉट बी सही. ये कंसिस्टेंसी बता रहा है. हो सकता है 1/2 की जगह 1/5 हो, 1/3 हो, तब भी तो ये सेम ही आएगा ना. तो ये ध्यान रखना कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग फॉर्मूला का कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं. वो हमें एग्जैक्ट सही फॉर्मूला है या नहीं है ये हमें नहीं बता पाता, बट गलत है या नहीं है वो जरूर बता देता है. ये फॉर्मूला ये गलत होगा तो साफ साफ क्लियर है यहाँ पे कि अगर गलत फॉर्मूला दे रखा होगा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, और अगर सही फॉर्मूला दे रखा होगा तो उसकी पहली शर्त ये है कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए, और अगर न्यूमेरिक उसमें जो मल्टीप्लाइड है वो सही है तो सही है फॉर्मूला. तो ये 2 पॉइंट तो हमने चेक कर लिया जी. अब हमें कहा जा रहा है इफ f इज इक्वल टू BIL sin थीटा इज अ करेक्ट फॉर्मूला, तो आपको चेक करना है कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, करेक्ट और नॉट, और डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब आपको ये चेक करना. सो ठीक है, ये बताया कि ये करेक्ट फॉर्मूला है. अब देखो यहाँ पे वी आर एंटरिंग हियर एंड गिवन है f इज इक्वल टू BIL sin थीटा, यही दे रखा है. यस, सो f इज इक्वल टू BIL sin थीटा. अब आपको b का यूनिट डायमेंशन निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि b इज इक्वल टू व्हाट, f अपॉन IL sin थीटा. ठीक है जी, तो यूनिट क्या हो गया या b का डायमेंशन क्या होगा, तो b का डायमेंशन हो गया यहाँ पे f का डायमेंशन होता है MLT-2, और करंट हो गया I की जगह पे A, और फिर L की जगह पे L की जगह पे L लिख दिया आपने. sin थीटा विल हैव नो डायमेंशन. तो फाइनली ये क्या है, M L आपस में कैंसिल, so this is L0, और t का पावर क्या हो गया -2, और a का पावर क्या हो गया -1. ये डायमेंशन आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड. आपको समझ में ही बात. f इज इक्वल टू BIL sin थीटा, ये करेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ से b का डायमेंशन निकाल लिया, तो इस तरीके से b आ गया. अब हमें चेक करना है सिंस f इज इक्वल टू QVB sin थीटा लिखा हुआ है, sin थीटा लिखा हुआ है, हमें ये चेक करना है. ऑलराइट, सो f का डायमेंशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, मतलब f का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू MLT-2, ये आ गया आपके पास. ऑलराइट, अब राइट हैंड साइड की बात करो जी, तो राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन निकालने की बात करोगे तो Q इज व्हाट, चार्ज. चार्ज के लिए आप एम्पियर इनटू टाइम. V के जगह पे क्या लिखोगे, LT-1 M0 LT-1, और B का भी आपने डायमेंशन पढ़ा ना, क्या ML0 T-2 A-1. तो ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन आया कितने के बराबर, आप अगले स्टेप में देखिए. सो M यहाँ पे है, M यहाँ पे है, और ये क्या है 0 है, और ये है ही नहीं M, तो यानी कि M का पावर क्या हुआ 1. राइट, L यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो यानी कि L हो गया जी. L यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सो L यहाँ पे 0 और यहाँ पे L 1 दे रखा है, सो दिस कम्स आउट L1 हो गया. राइट, और T के बारे में देखिए, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, दिस इज -1 -2 और +1. T का पावर हो गया 1 -1 -2, ऐसे लिख दिया. और A के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या है, पावर 1, इधर क्या है -1, ये भी क्या हो गया 0. सो फाइनली व्हाट इट हैज कम, ML, और देखो जी ये 1 यानी कि T का पावर -2 और एम्पियर की पावर 0, like this. So now this is, we can write MLT-2, ये है ही नहीं, कैंसिल. So now लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये था और राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये है, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, therefore this implies formula is dimensionally consistent. ठीक है बच्चे,
सो अब एक फॉर्मूला हम ये देखते हैं, लेट्स सी, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k दे रखा है, मास सस्पेंडेड है, m क्या है हमारा, मास सस्पेंडेड है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब आपको एसएचएम तो मालूम ही होगा, व्हाट इज कॉल्ड एसएचएम, जब कोई पार्टिकल जैसे एक स्प्रिंग दे रखा है और इस स्प्रिंग के साथ आप कोई मास ऐसे लगा दें और थोड़ा सा इसको कॉम्प्रेस करके छोड़ दें, तो आपको पता है ना कि ये मास इसके बीच में क्या करेगा, लाइक यहाँ मेन पोजीशन होगा, वो थोड़ा इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर थोड़ा इधर जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे आएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, तो इसके टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के ये फार्मूला दे रखा है, और आपको चेक करके बताना है कि ये फार्मूला सही है या नहीं। t is equal to 2 pi m by k, this formula is correct or not, जबकि मास m मास सस्पेंडेड है। तो चलो ठीक है, डायमेंशनली देखते हैं, चेक करते हैं, लेट्स गो फॉर चेकिंग दिस वन। सो यहाँ से यूज करते हैं क्योंकि हमें एक और भी क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा जगह इस ये 4, तो सिंस t is equal to क्या दे रखा है, 2 पाई m by k दे रखा है, ओके फाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या निकल के आया, t टाइम का डायमेंशन है, यानी कि m0 l0 t, दैट्स व्हाट इट हैज कम, ओके राइट। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालने की बात करो, तो वो क्या होगा, 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, मास के लिए आप m लिखेंगे और यहाँ पे, और स्प्रिंग कांस्टेंट जी बाय बार। अब देखो मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का यहाँ पे डायमेंशन निकलवाया ना, दैट इज mt-2, यस। सो दैट इज, यानी कि दिस इज m l0t-2, ऐसे लिख लिया। तो अब ये क्या आ गया, दिस इज m, सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज m, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो ये कैंसिल होकर के m का पावर क्या हो गया, 0 हो गया, m का पावर 0 हो गया, यहाँ पे m का पावर 0 हो गया, l का पावर 0 ही रहेगा, ये तो कुछ है ही नहीं, और t का पावर -2 है, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस। सो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गया जी, t ही स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड का t है, देखो आप गौर से, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला सही नहीं है। सो सिंस, सो दिस फॉर्मूला इज, ऐसे लिख दिया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore this formula is dimensionally inconsistent, सुन लिया आप लोगों ने बच्चों। तो हमने डायमेंशनली कंसिस्टेंट चेक करना था, हमने 1 2 यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि देखो इस फॉर्मूला में ये गलत है और ये फॉर्मूला सही है, बट यहाँ पे वी कैन नॉट बी वेरी श्योर बिकॉज हम लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक कर पाएंगे, प्रैक्टिकली हम लोग डाल के देखेंगे कि वो वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ही पता चलेगा कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, बट पहले डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड देन प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करने का फायदा है। So now we are going to talk about this fifth part here. What is that? It says that V is equal to NH upon 2 pi mr square. V is equal to NH upon 2 pi mr square. वो सही है या नहीं है? So now since V is equal to NH upon 2 pi mr square लिखा हुआ है, ठीक है जी, this is what it is written. तो ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा जी, m0 lt-1 लिख दिया आपने, ऑलराइट। अब आपको राइट हैंड साइड का डायमेंशन चाहिए, उसमें प्लैंक कांस्टेंट भी चाहिए। सो नाउ राइट हैंड साइड का डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो विल बी सेम, ये n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, तो उसका तो कोई होगा नहीं, 2 पाई का कुछ होगा नहीं, तो h का डायमेंशन आपको चाहिए, और फिर मास का डायमेंशन चाहिए, और फिर r स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए, दिस इज व्हाट। अब फंस गया है यहाँ पे, आपको h का डायमेंशन ही नहीं मालूम है, चलो h का डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। सिंस E इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू या hc बाय लैम्डा, ठीक है जी। So c is a velocity of light and lambda is wavelength. So energy is equal to hc by lambda. तो यहाँ से अगर h का डायमेंशन निकालना चाहोगे तो h का डायमेंशन क्या निकलेगा, that will be E
का डायमेंशन इनटू लेमडा का डायमेंशन एंड नीचे किसका c का डायमेंशन. So energy is ml square t minus 2, right? Lambda is a length, so this is L, and c is velocity, so L t minus 1. लिख दिया आपने. तो अब ये क्या आ गया जी, h का डायमेंशन कैसे निकाल दिया आपने यहाँ से. सो m देखो जी, यहाँ L है और इस L से कैंसिल हो जाएगा, ये L इस L से कैंसिल हो जाएगा, और ये t का पावर -1 ऊपर जाके क्या होगा +1. सो -2 + 1 इज -1, तो ये क्या है m L square t minus 1. दिस इज व्हाट इट हैज कम. ये h का आपने क्या निकाल दिया, h का आपने यहाँ पे डायमेंशन निकाल दिया. सो नाउ वी आर सेइंग कि अगर आपको h का डायमेंशन मालूम है तो अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा जी. नाउ यहाँ फ्रॉम हियर, चलो जी. सो दिस इज h, दिस इज m l स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे क्या है जी m, एंड दिस इज l स्क्वायर. सो व्हाट कम्स आउट नाउ हियर, m से ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया t का पावर -1. अब ये वेलोसिटी, अब ये देखो यहाँ पे क्या आपके पास एल टी माइनस 1 है. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है. देयरफॉर इनकंसिस्टेंट फॉर्म. सो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है ये फॉर्म. तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के दम पे हम बता सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या नहीं है. फॉर्मूला सही होने का पहला कंडीशन तो ये है कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए. आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन याद होगा, आपने इस तरीके से पढ़ा है, जरा ध्यान रखना. ये 5 क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए नहीं किए, राइट. एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. छठे क्वेश्चन की बात. एस nth, that is distance traveled by your body in nth second. इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, u plus half a 2n minus 1. ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं. तो एक बच्चा बोलता है सर ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और ये 2n minus 1, तो ये हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि सर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है. तो अगर इसको चेक करना है तो ये एस nth है ना जी. तो एस nth इज लाइक, एस nth का अगर डायमेंशन निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगा, that is distance traveled in 1 second. So this will be LT minus 1. Okay, all right. Now U का डायमेंशन क्या होगा, तो U का डायमेंशन होगा LT minus 1. LT minus 1 ये U का डायमेंशन है. और एक्सेलरेशन, और देखो हाफ इंटू ए, और n क्या होता है, nth सेकेंड है, तो यानी कि ये पूरा 2n में से 1 माइनस किया तो ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, राइट, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम. ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज हाफ a और 2n minus 1, इस पूरे का डायमेंशन अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, दिस इज एक्सेलरेशन का होता है lt minus 2, और आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, t के साथ, ये क्या आ गया lt minus 1 आ गया. एंड तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या जी lt minus 1 है, फिर ये क्या जी lt minus 1 है, राइट. फिर ये भी सॉल्व करने पे क्या है lt minus 1 है. तो यानी कि ये डायमेंशनली क्या है, कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम ऐसे लिखा हुआ है तो ये लग रहा है कि डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम है, तो ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है. समझ गए बच्चा लोग. तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी वाला सवाल तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप कर सकते हैं आप. सो नाउ वी विल एंटर इनटू द अनदर सेक्शन. दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन. ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया. अब हमें डिराइव फॉर्मूला फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, अभी इसको यूज करते हुए हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है. ठीक है जी, तो चलते हैं. लेट्स go into this section. So what we have got is here time period, यानी कि deriving results for time period of SHM which depends upon mass and spring factor. मास और स्प्रिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है. इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट.
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है कुछ इस तरीके से, फिर वेलोसिटी का निकालना है, फिर रेट ऑफ फ्लो, एक एक बारी बारी से देखेंगे, तो इन 4 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स एंटर इनटू दिस पार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्प्रिंग फैक्टर। तो अभी हमने एक पीछे सवाल किया था टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो हमने देखा ये वाला 4th नंबर था। हमने देखा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दे रखा t इज इक्वल टू 2πm/k, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है। चलो जी, लेट्स डू नाउ द फर्स्ट पार्ट इज हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड m पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो लेट t इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a एंड k का पावर, मतलब ये टाइम पीरियड है, मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग फैक्टर पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हमें नहीं मालूम कैसे डिपेंड करता है, तो ऐसे मान लिया यानी कि दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, हमें आपको, तो मैं ना ये यहाँ पे सब जगह जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इन सब में हम जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको k लेके चलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे, चलो मैं यहाँ s लेके चल लेता हूँ, कोई बात। तो t इज इक्वल टू हमने यहाँ s ले लिया, और यहाँ फिर ये क्या आ गया, m का पावर a और k का पावर b, और s इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हमने क्या मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी। ओके फाइन। नाउ अब क्या हुआ कि अगर ये फॉर्मूला, चूंकि निकालना है ये इस पे और इस पे डिपेंड करता है, तो इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। ठीक है, और एस तो कांस्टेंट है, कोई न्यूमेरिक है, एस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज अ नंबर, सम न्यूमेरिक नंबर या न्यूमेरिक कांस्टेंट लिख देते हैं, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन की बात करें तो दैट इज टी, and that comes out what, m0 l0 and t, this is how it is, okay fine। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे देखो इसका तो कुछ नंबर है, उसको तो हटा दिया आपने, m, m क्या है, मास, मास के लिए क्या लिखेंगे, m का पावर क्या हुआ a, और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन आपने पढ़ा है ना, क्या, mt माइनस 2, so this is what mt माइनस 2। तो अब मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लिया कि आपको यहाँ पे डायमेंशन दे रखा हो, वरना आप बार बार निकाल निकाल के देख सकते हैं, कर सकते हैं। सो दिस इज mt माइनस 2 एंड इसका पावर b लिख दिया। अब ये क्या आया जी, अगर आप इसको थोड़ा रिजोल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे ओके m, इसका पावर a हो गया और यहाँ पे b है, तो m का पावर a प्लस b आ गया, और t का पावर माइनस 2b हो गया। दैट्स हाउ इट हैज कम। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड, since this formula has to be consistent, this formula, since formula has to be dimensionally consistent होना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। तब उस केस में क्या होगा, मतलब यू आर सेइंग कि m0 l0 t, this has to be equal to m का पावर a plus b, l का पावर 0 and t का पावर -2, like this। So now एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ कोई गलत तो नहीं है, मास लिखा हो, मास का पावर हमने a मान लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट ये हुआ, तो m का पावर दिस इज a प्लस b लिख दिया, और t का पावर -2 भी लिख दिया, यहाँ पे t का पावर तो कुछ है नहीं, ऑलराइट फाइन। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ m है और यहाँ m है, तो यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, दिस इज फर्स्ट थिंग। और दूसरा, यहाँ l का पावर दोनों तरफ 0 है, यहाँ पे क्या और क्या देख रहे हैं, -2b, यानी कि इसका -2b और इसका 1 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट a इज इक्वल टू -b, और ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ से पता चला b इज इक्वल टू -1/2। अब अगर b -1/2 है, therefore a को क्या होना पड़ेगा, a is -b, so minus of -1/2, this comes out 1/2। तो a कितना आ गया, 1/2 आ गया, और b कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो इसका मतलब कैन वी राइट दिस t इज इक्वल टू, therefore अब यहाँ एक डिवीजन बना लेते हैं। So now we are saying that
कि हमने पावर निकाल लिया जी, तब हम ये कह रहे हैं कि जो टी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एस। ओके, एम का पावर क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और बी का पावर के का पावर क्या है -1/2। तो व्हाट कैन यू राइट, एस, एम और के, इसका 1/2 है, इसका क्या है, तो कैन वी राइट एम बाई के एंड होल पावर 1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एस रूट ऑफ एम बाई के, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक फॉर्मूला आपको निकल के आ जा रहा है, वेयर एस इज अ नंबर, दिस इज अ न्यूमेरिक न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो पता चलता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली आप जब इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो ए एस है वो 2 पाई के बराबर है, और तब आपके पास फॉर्मूला हो जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो नाउ द पॉइंट इज कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस को, ये जो कंसिस्टेंट वाली बात है उसको यूज करते हुए देख रहे हैं हम फॉर्मूला निकाल लिया। एक एग्जांपल हमने कर लिया, दूसरे की बात करते हैं। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट which depends upon mass of electron, radius of orbit and Planck's constant, इस पे डिपेंड करता है। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला बताओ, व्हाट शुड बी द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर इट। ओके, लेट्स डू इट नाउ। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो लेट v इज इक्वल टू, या v इज प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कह रहा है मास पे, रेडियस पे और प्लैंक्स कांस्टेंट पे। तो हम ऐसे मान लेते हैं, मास पे ए, रेडियस पे बी, और प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर सी, लाइक दिस। सो नाउ दिस v इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग k, जैसे बताया तो मैं हर जगह k लूंगा, है ना, m का पावर a, v, r का पावर b और h का पावर c लिख दिया। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन की बात करें, so this is what, lt minus 1 m0, that is what we have here, m0 lt minus 1। ओके, और राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या होगा, तो भाई इस k का तो कुछ होगा नहीं, मास मास जो तुम्हारे पास है दैट इज m पावर a, रेडियस है l का पावर b, और प्लैंक्स कांस्टेंट का अभी अभी आपने निकाला था, याद है, यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। सो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, तो आप यहाँ पे लिखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 एंड द होल पावर इज सी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिस कम्स आउट एम का पावर व्हाट, यहाँ ए, और यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे एक सी, यानी कि एम का पावर ए प्लस सी आ गया। ओके, एल का पावर यहाँ बी है, यहाँ एल का पावर 2c, यानी कि ये समझ में आ रहा है ना, बी प्लस 2c। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, मैंने यहाँ भी देख रहे हैं कि जब सॉल्व किया तो यहाँ पे m का पावर a था, m का पावर b था, तो आप देख रहे हो ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो m का पावर a और m का पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का पावर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 का पावर b है, तो यानी कि -2 भी हो गया। तो ये पावर कैसे सम हो रहा है, ये सब तो आपको आता ही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट यू नो, यू कैन डू इट। सो नाउ यहाँ पे m पूरे में देखो, m का पावर यहाँ a है, यहाँ m का पावर क्या है, c, यानी कि a प्लस c। l का पावर यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ b है, और यहाँ पे c है, तो 2c है, तो ऐसे लिख दिया। अब t का पावर देखते हैं, तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया, -c, ये आपने ऐसे, ये राइट हैंड साइड आ गया। अब सिंस formula formula has to be dimensionally consistent होना है उसको, तब उस केस में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। सो नाउ ये क्या निकाला लेफ्ट हैंड साइड का आपने, m0 lt minus 1, दैट्स व्हाट इट इज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m का पावर a प्लस सी, l का पावर b प्लस 2c एंड t का पावर -c, दैट्स व्हाट। अब आपको इन इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करना है आपको, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, सो m का पावर a प्लस सी है, यहाँ कितना है 0, सो यू आर राइटिंग a प्लस सी इज इक्वल टू 0,
दिस इज फर्स्ट पार्ट. दिस इंप्लाइज व्हाट? a is equal to minus c. एक एक पॉइंट तो आ गया आपके पास. इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, 1 बना दीजिए. अब b प्लस 2c और यहाँ कितना 1, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 1. वो इक्वेशन 2 बना है. ओहो, b प्लस 2c इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन, एक मिनट बच्चा, जस्ट फॉर अ व्हाइल. So b plus 2c is equal to 1 आ गया. So now from here this, okay, अब यहाँ पे a और c के बारे में हमें पता है. चलो अभी फिलहाल इसको इक्वेशन 2 लिखा. अब यहाँ क्या देख गए, यहाँ -1 है और यहाँ -c है, यानी कि -c इज इक्वल टू -1. ये इक्वेशन 3 आ गई. अब देखो 1 से आपको a -c की बराबर है और थर्ड क्या करें, -c इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, c इज इक्वल टू 1. If c is equal to 1, then a is equal to how much? -1. एंड अब अगर C1 मालूम हो गया और A -1 हो गया, तो अब इस वैल्यूज में डाल जरा. सो B की वैल्यूज निकालनी है आपको. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे. तो ये कितना हो गया 2, और 1 - 2, यानी कि दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 1 - 2C, एंड दैट इज 1 - 2C की जगह पे 1, तो 1 - 2 दैट इज -1. तो अब आपके पास क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई -1, B की वैल्यू आ गया -1 और C की वैल्यू क्या आ गया 1. अब आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो V इज इक्वल टू राइट K एंड M का पावर -1 एंड B का पावर C का है H, यानी कि हमने लिख दिया H. नीचे क्या आ गया जी M, नीचे क्या आ गया जी R. सो दिस V इज इक्वल टू KH अपॉन MR. सो दिस V इज इक्वल टू KH अपॉन MR, H अपॉन so this is, so V is equal to K upon KH upon MR. ये रिजल्ट है. अब अगर आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, इफ यू सी दैट प्रैक्टिकली जो ये K है, this K is equal to N upon 2 pi, N upon 2 pi. तो रख दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NH upon 2 pi MR. ये फॉर्मूला हो गया. This is how the formula has been derived. बच्चे सीख गए आप? ओके. अब हमने एक एग्जांपल और लिया हुआ है. Rate of flow of liquid per second through a cylindrical tube, which depends upon pressure gradient, radius of the tube and coefficient of viscosity. तो हमें इसका rate of flow of liquid निकालना है. चलो let's do this. Right, थकना नहीं है. तो अब अगर हमें थर्ड क्वेश्चन को करना है, rate of flow की बात करी. So rate of flow, that is volume per second. So rate of flow that is volume per second. Right, ये हमारे पास है. और इस V अपॉन T कर दिया हमने, that is volume per second is proportional to किस पे का है, प्रेशर ग्रेडियंट. हमने लिखा प्रेशर ग्रेडियंट लिख दिया. प्रेशर ग्रेडियंट का पावर A और रेडियस का पावर B एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी बात की है इसने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर C. सो नाउ दिस इज ईटा का पावर C. दैट्स व्हाट द पॉइंट. अब यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट क्या चीज होता है, तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ, समथिंग लाइक दैट. तो ये आपको प्रेशर ग्रेडियंट इज तो डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर अपॉन लेंथ, यानी कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ. दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट. ये होगा. ओके. तो पहले प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालते हैं. सो प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें, इसका डायमेंशन निकालने की बात करें, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, इसका डायमेंशन आ गया. प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो दिस इज M L - 1 T - 2 फोर्स पर यूनिट एरिया. अब आपको यहाँ छोटा सा दिखाई देता हूँ, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज M L T - 2, एरिया इज L स्क्वायर. तो सॉल्व करो तो क्या आएगा, M L - 1 T - 2. बेटे बात समझ गए आप?
So this is this upon L, that is L. अब ये क्या आ गया प्रेशर ग्रेडियंट का? So this is ml minus 2 t minus, this is your pressure gradient. Okay, and coefficient of viscosity, तो अच्छा रेडियस का डायमेंशन तो आपको पता है ये L है, राइट. एंड अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो ये क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन. हम लोगों को याद रहता है, आपको भी याद रखना चाहिए. अब इन सब को रख देते हैं. तो सिंस कह रहे हैं कि v बाई टी, अच्छा ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बाई टी का लेफ्ट हैंड साइड v बाई टी इज इक्वल टू k, एंड दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट पावर a, एंड दिस इज r का पावर b एंड थीटा का पावर c. ये ऐसे. सो फॉर डायमेंशनली कंसिस्टेंट, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है जी? तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वॉल्यूम पर सेकेंड. तो वॉल्यूम इज L3 एंड दिस इज टाइम इज t. सो दिस कम्स आउट m0 L का पावर 3 t माइनस 1. ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है. अब आपको राइट हैंड साइड का डायमेंशन चाहिए. नाउ यू नीड टू हैव अ राइट हैंड साइड डायमेंशन. सो तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करें तो राइट हैंड साइड, तो आपको ये पता चल गया ना कि ये k तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है. तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन आपने निकाल दिया, पावर a लिखा हुआ है. सो दिस इज m l माइनस 2 t माइनस 2 पावर a और मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? l का पावर b. देख रहे हैं ना, l का पावर और ईटा दैट इज m l माइनस 1 t माइनस 1 होल पावर c. ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया. नाउ ये क्या आ गया बेटा सॉल्व करने पे? देखो m का पावर, इफ यू लुक एट दिस, पावर कितना 1, यहाँ कितना है? कुछ है ही नहीं. यहाँ क्या है? c. सो दिस इज m का पावर 1 नहीं है, पावर a है. सो दिस इज 1 इंटू a, दैट इज a एंड प्लस c. m l की बात करें तो माइनस 2a प्लस b एंड दिस इज माइनस c. और t की बात करें तो माइनस 2a, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ माइनस c. ये है राइट हैंड साइड का डायमेंशन. और अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको बराबर करना पड़ेगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नाउ? सो नाउ m0 L3 t minus 1 is equal to ma plus c L minus 2a plus b minus c and t का पावर minus 2a minus c, something like this. तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए. a plus c is equal to क्या आ गया? 0. This implies a is equal to minus c. a is equal to minus c. ये थोड़ा बहुत पास हो गया तो ये परेशानी पैदा कर सकता है, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया. So we are saying a is equal to minus c. माइनस सी. ओके, ये हो गया पहले. तो अब कह रहा है माइनस 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन दूसरा हो गया. और यहाँ से देखो माइनस 2a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1. ये पावर इससे इक्वेट कर दो. सो वंस यू डू इट देन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो थोड़ा स्पेस का, मुझे इसी पेज पे मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ. सो नाउ आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस सी आ गया. तो a इज इक्वल टू माइनस सी आने का मतलब आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गया. अब ये देखो, लुक एट दिस वन. अच्छा, इसको इक्वेशन आप 2 मान लो और इसको आप 3 मान लो. सो 1 2 3 ये तीनों को इक्वेशन आ गए. अब आप a इज इक्वल टू माइनस सी है एंड a माइनस सी है. अगर यहाँ से या तो अगर मैं इस a की वैल्यू रख दूं, क्या? माइनस सी. सो 2 और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा. नाउ 2c माइनस सी, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा. अगर मैं इस 1 से a की वैल्यू उठा के माइनस सी यहाँ रख दूं
तो 2 माइनस सी यानी कि माइनस 2 सी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो प्लस 2 सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि सी इज इक्वल टू माइनस 1. सो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 क्या निकल के आया, सी इज इक्वल टू, इसे ये आ गया प्लस 2 सी माइनस सी, दैट इज सी इज इक्वल टू माइनस 1. तो सी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया. अब जैसे सी माइनस 1 आया तो ए क्या आ गया जी, नाउ ए इज हैज कम आउट प्लस 1. सी माइनस 1 पे प्लस 1 आ गया. अब इन सब की वैल्यूज आ गई आपके पास. ओके, सो नाउ यू आर सेइंग दैट दिस इज ए की वैल्यू 1. सो नाउ बाय 2 अगर चले हम, सो माइनस 2 ए की जगह पे 1 प्लस बी ऐसे ना दिया, माइनस सी की जगह पे माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो ये क्या आ गया, माइनस 2 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3. और ये माइनस थी उधर गया प्लस 3 प्लस 2, यानी कि बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया. तो बी 4 आ गया. सो फाइनली सी इज इक्वल टू माइनस 1, ए इज इक्वल टू प्लस 1 एंड बी इज इक्वल टू 4. तो इसका मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या है, दैट इज के, एंड दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट को हम लोग डेल्टा पी बाई डेल्टा एल लिख सकते हैं. तो डेल्टा पी बाई एल का पावर व्हाट, ए की वैल्यू कितनी आई है, 1. ऑलराइट, एंड नाउ आपने देखा ना प्रेशर ग्रेडियंट को डेल्टा पी बाई डेल्टा एल लिख सकते हैं पावर 1. तो यानी कि हमने ऐसे लिख दिया 1 आर का पावर बी, यानी कि आर का पावर 4, और बी इज ईटा पावर माइनस 1, तो नीचे ईटा लिख देते हैं. तो आपके पास रेट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी आर का पावर 4, नीचे क्या आ गया, ईटा और इनटू दिस एल. कुछ लोग डेल्टा एल लिख सकते हैं, कुछ लोग एल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे के आ गया. एक्सपेरिमेंटली बेटा ये जो एक्सपेरिमेंटली दिस के इज इक्वल टू पाई बाई 8. तो दिस रेट का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई डेल्टा पी आर का पावर 4 अपॉन 8 ईटा एंड दिस इज डेल्टा एल. ये हमारे पास फॉर्मूला है. समझ गए आप लोग. तो इस तरीके से हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क which depends upon length of prong, density of material and Young modulus of material. तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, लेट्स डू हियर. सो पहले तो ट्यूनिंग फॉर्क समझते हैं. थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है. सो लेट्स सी, नहीं मालूम है तो ये देखिए. सो दिस इज योर ट्यूनिंग फॉर्क, दिस एंड ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क, और ये इसके प्रोंग्स हैं. दिस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स कहलाते हैं. इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप किसी पैड पे मारेंगे तो ये इसका प्रोंग क्या होगा, एसएचएम में आ जाएगा. दिस विल वाइब्रेट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4, उसकी बात कर रहे हैं. तो ये कह रहा है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो एसएचएम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ ऑफ प्रोंग पे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे, और यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल पे, यानी कि जिस मटेरियल का वो प्रोंग बना हुआ होगा. सो लेट्स सी, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट न्यू इज इक्वल टू, हमने माना या प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर ए, डेंसिटी का पावर बी, एंड यंग मॉडुलस का पावर सी, ऐसे लिख दिया. एंड दिस न्यू इज इक्वल टू लिखा के, एल का पावर ए, बी का डी का पावर बी, एंड यंग मॉडुलस का पावर सी. डी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. के न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया. के इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा इसका. ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो क्या हो गया जी, दैट इज यू आर सेइंग न्यू. फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 बाई टाइम. तो दिस इज 1 बाई टाइम की बात कर रहे हो, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, टी इनवर्स लिखेंगे. तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन. नाउ राइट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करें तो आपके पास क्या आ गया जी, तो दैट कम्स आउट लेंथ का पावर ए. सो दिस इज यहाँ पे के रहने दो, और लेंथ दैट इज एल का पावर ए लिख दो. अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है. सो मास इज दिस और वॉल्यूम इज एल का पावर 3 एंड दिस इज बी. ऑलराइट, एंड यंग मॉडुलस
याद होगा हमने पढ़ा है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद है कि नहीं है? यंग मॉडुलस हमने सबसे पहले आज पेज पे निकाला है, राइट। ये आपको याद रहना चाहिए, देख रहे हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो नाउ अगर आपने ये रिजल्ट याद रखा हुआ है तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, वरना आप परेशान होते रहेंगे। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड पावर सी। तो अब ये क्या है जी, के यहाँ पे रहने दो, एल का पावर। अब देखो पहले यहाँ देखो, एम एम का पावर क्या है, बी। एक बार इसको और थोड़ा ऐसे लिखो, एल ए, और इसको लिखो एम एल का माइनस थ्री, एंड ऐसे बी लिख दो। अब ऐसे लिखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड पावर सी। अब इसके एल, तो अगर हम m का पावर देखें तो ये क्या आ गया, b, एंड m का पावर यहाँ क्या है, c। सो द सेम का पावर b प्लस c, वी राइट लाइक दिस। l का पावर देखें तो a, एंड दिस इज माइनस थ्री b, और l का पावर यहाँ माइनस वन है और ये c है, यानी कि l का पावर माइनस c। और t का पावर देखें यहाँ पे क्या आ गया, सो हियर इफ यू लुक एट दिस, t का पावर यहाँ जीरो और यहाँ t का पावर क्या आ गया, माइनस टू c। ये आ गया हमारे पास। सो नाउ हैज टू बी, formula has to be dimensionally consistent, dimensionally consistent होना पड़ेगा फॉर्मूला को। therefore right now left hand side में हमारे पास क्या है, t minus वन, and that is equal to what, this is k times of m का पावर b plus c, l का पावर a minus थ्री b minus c, and t का पावर minus टू c, like this. So from here this implies what, b plus c कितना आ गया, m का पावर यहाँ कुछ है ही नहीं, जीरो। एंड आपको ये समझ में आया ना, हम इसको अगले स्टेप, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना करके m जीरो कर दिया, l जीरो कर दिया, और बेटा आपके लिए, ताकि आपको जरा भी तकलीफ ना हो, ये यहाँ से हटाया, और अब हमने बोला कि देखो जी ये आ गया। तो दिस इज m जीरो l जीरो t माइनस वन कर दिया। तो अब देखो b प्लस सी कितना हो गया, जीरो हो गया, ऑल राइट। और दूसरा इक्वेशन हमारे को क्या मिला यहाँ से, a माइनस थ्री बी माइनस सी, वो भी क्या आ गया, जीरो आ गया। और तीसरा इक्वेशन क्या मिला, माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन। और तीसरा इक्वेशन हमें क्या बता दिया जी, टू सी इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू वन बाई टू। तो सी की वैल्यू वन बाई टू आ गई। अब सी की वैल्यू वन बाई टू आ गई, तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, बी प्लस सी, सिंस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, therefore this implies b is equal to minus c, therefore this implies, यानी कि this implies what, b is equal to minus वन बाई टू। so c भी आ गया और b भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए। नाउ a माइनस थ्री बी की जगह पे माइनस वन बाई टू, माइनस सी की जगह पे वन बाई टू, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो ये सॉल्व करो, देखो कितना है, a माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, थ्री बाई टू आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस वन बाई टू आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकाल के दे रहा है, व्हाट दिस कम्स आउट हियर, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, दिस इज a प्लस दिस कम्स आउट वन, दिस इज वन, एंड इज इक्वल टू जीरो। तो दिस a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। सो एक तरीके से हमारे पास, अब अगर आप देखें तो रिजल्ट आ गया, आपको c मिल गया यहाँ पे, b मिल गया यहाँ पे, एंड यू हैव a ऑल्सो, a b c तीनों आ गए आपके पास, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस वन, b इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एंड c इज इक्वल टू वन बाई टू। अब अगर आपको ये वैल्यूज मालूम है तो फ्रीक्वेंसी होना क्या चाहिए, दैट इज k l, l का पावर कितना है जी, माइनस वन, यानी कि दिस। और b इज व्हाट, डेंसिटी, वो नीचे आ गया, और ये क्या है, c वन बाई टू। सो यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, वी राइट लाइक दिस। तो अब ये हमारे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k बाई एल अंडर रूट। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला के फॉर्म में, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ये फॉर्मूला डेवलप हम लोगों ने किया फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क का, हमने निकाल दिया, जो कि इन बातों पे डिपेंड करता है। तो we have one other question here, and that says that a gas bubble from an explosion underwater oscillates
with a period of t proportional to this, जहाँ पे p प्रेशर है, d डेंसिटी है, e एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन है। तो आपको क्या जा रहा है, a और b और c की वैल्यूज निकालिए। सो इट्स सो सिंपल टू डू इट, नो लाइक ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि गैस बबल जो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड, प्रेशर के पावर ए, डेंसिटी का पावर बी और एनर्जी टोटल जो एक्सप्लोजन में हुआ उसके पावर सी पे डिपेंड करता है। तो ए और बी और सी की वैल्यूज निकालनी। सो सिंपल, नो हाउ कैन यू डू इट, जस्ट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो कहेंगे वी नो दैट, लाइक वी नो दैट वी नो दैट like by dimensional consistency, by dimensional consistency। अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो क्या डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, नो डाउट। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है जी, पहले ये निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है दैट इज टाइम पीरियड एंड ऑसिलेट्स विद द पीरियड टी। तो टी टाइम पीरियड का डायमेंशन चाहिए, दैट इज हो गया जी, ए टी आ गया हमारे पास ये। अब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास उसका डायमेंशन की बात होगी। वो कह जा रहा है कि जो दैट इज के, मतलब एक कांस्टेंट मान लिया, एंड पी का पावर ए एंड डी का पावर बी एंड ई का पावर सी, राइट, इनके डायमेंशन के बराबर। राइट हैंड साइड का डायमेंशन मतलब इन सब का डायमेंशन। तो पी तो प्रेशर है, तो दैट इज के। प्रेशर को क्या लिखेंगे आप, प्रेशर इज एम, एल माइनस वन, टी माइनस टू, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ए लिख दिया। डी डेंसिटी है जी, सो दैट इज एल क्यू अपॉन टी माइनस वन, दैट इज सॉरी ये गलत जा रहा है। सो दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाउ दिस इज डेंसिटी है जी, तो मास के लिए m एंड दिस इज वॉल्यूम, सो दिस इज एल क्यू एंड दिस का पावर b लिख लिया, ये डेंसिटी के लिए। एंड एनर्जी की बात हो रही है, so energy is ml square t minus 2 and the whole power c, that's what the point is। भाई अगर ये फॉर्मूला सही है, so we know that by dimensional consistency left hand side का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इतना है, राइट हैंड साइड का हम निकालने चले समथिंग लाइक दिस। तो अब ये क्या आ गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो k, यहाँ देखो m का पावर यहाँ a है, यहाँ m का पावर कितना है b। एक स्टेप इसको और बढ़ा दो, पहले k m का पावर इसको लिखो a, l का पावर लिखो माइनस a, यहाँ t का पावर लिखो माइनस टू ए, फिर यहाँ लिखो m का पावर b, फिर यहाँ l का पावर माइनस थ्री बी, फिर यहाँ लिखो m का पावर c एंड फिर l का पावर टू सी एंड फिर t का पावर माइनस टू सी, ऐसे लिख। तो अब ऐसे लिख लोगे तो अब यहाँ से डायरेक्टली इस स्टेप के बाद अब यहाँ मत बढ़ो। सो लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट पेज एंड नाउ दिस राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आया हमारे पास वो क्या है, दैट इज k। अब लुक एट दिस, m का पावर यहाँ a है, यहाँ कितना है b है, यहाँ कितना है c है। तो m का पावर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। l का पावर की बात करें, सो दिस इज माइनस a माइनस थ्री बी एंड टू सी प्लस में, माइनस a माइनस थ्री बी प्लस टू सी, माइनस a माइनस थ्री बी प्लस टू सी, राइट, माइनस a माइनस थ्री बी प्लस टू सी, ओके फाइन। नाउ माइनस टू ए एंड माइनस टू सी, ये t है हमारे पास, minus 2a and minus 2c, that's what we have got, minus 2a and minus 2c। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये मल्टी का ये डायमेंशन आ गया हमारे पास, आई मीन राइट हैंड साइड का ये डायमेंशन आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आपने पढ़ रखा है कि दैट इज t है। तो अब आप कहना ये चाह रहे हैं कि t दिस इज इक्वल टू k एंड m का पावर a प्लस b प्लस c, l का पावर a माइनस थ्री बी प्लस टू सी एंड टी का पावर माइनस टू ए माइनस टू सी, लाइक दिस। तो अब क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, जीरो। एक इक्वेशन a माइनस थ्री बी प्लस टू सी, ये भी क्या आ गया, जीरो। और तीसरा इक्वेशन क्या, माइनस टू ए माइनस टू सी इज इक्वल टू वन। ये तीन इक्वेशन आ गए।
सो नाउ इससे देखे थर्ड इक्वेशन से इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 बना दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया, एंड दिस इज वी हैव टेकन एज इक्वेशन 3. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अब ओके सो नाउ लुक एट दिस हियर. अब अगर हम फ्रॉम 3 देखें, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज 2 बाहर निकाल दिया, -2 बाहर करके वो a प्लस c इज इक्वल टू 1. so this implies what, a plus c is equal to -1/2. a plus c को क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं. और now from 1 अब from 1 हमने क्या देखा, a plus c plus b is equal to 0 लिखा हुआ है. तो a plus c को क्या लिख सकते हैं, -1/2 and plus b is equal to 0. so this implies b is equal to कितना आ गया, 1/2 आ गया. अब अगर b 1/2 आ गया आपके पास, ठीक है जी, b is equal to 1/2, that is one job is done. तो a प्लस c की वैल्यू को हमने यहाँ से ट्रेस किया -1/2 और b आ गया हमारे पास, यहाँ पे a प्लस c की वैल्यूज रख दी तो यहाँ से b आ गया हमारा 1/2. अब इस रिजल्ट को यूज करते हैं फ्रॉम टू व्हाट, a -3 b की जगह पे लिख दिया 1/2 और प्लस 2c is equal to 0. so from here you are saying that a and this is -3/2 and plus 2 and c को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, c is equal to, यहाँ से c हटाते हैं, a plus half, a plus 1/2. c को c यूज करना चाहते हैं तो -1/2 -1. सो हियर इज समथिंग रॉन्ग. a हमने किस में डाला, हमने a -3b, b की वैल्यू डाली 1/2 यहाँ पे डाल दिया, प्लस 2c इज इक्वल टू 0. तो 2c की वैल्यू हमें चाहिए. तो फ्रॉम c हियर यहाँ से देखें तो c इज इक्वल टू -1/2 माइनस a होगा, तो ये गलत हो जाएगा. तो इसको ऐसे लिखें, a -3/2 प्लस 2 और c is equal to -1/2 minus a, and that is equal to 0. I hope you got my point. So this was a -3b, b की वैल्यू हमने डाल दी, प्लस 2c, c की वैल्यू यहाँ से उठा के डाली 0. अब ये क्या मिला हमें, a -3/2 and this is 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 -1/2, so this come out -1 and now -2a and that is equal to 0. So now this, so that's very clear, like हमने ये वैल्यूज डाल दिया. तो अब ये क्या आ गया, -3/2 and this is -1. if you check this two place तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास a and this is -5/2 and this is -2a is equal to 0. so this is -5/2 minus a is equal to 0. this implies a is equal to -5/2. so a की वैल्यू आ गई -5/2. so this b has come out 1/2 और a की वैल्यू -5/2. I want you to cross check it again, like ये इक्वेशंस थे हमारे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से a -3b प्लस 2c दैट इज ऑल्सो 0 और यहाँ से -2a -2c यहाँ पे 1 था, सॉल्व कर दिया. तो तीसरे इक्वेशन से -2 कॉमन लिया, a प्लस c इज इक्वल टू 1 यानी कि a प्लस c इज इक्वल टू -1/2. अब ये रिजल्ट आपके पास है. अब फ्रॉम 1 a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस c को आपने क्या लिख दिया, -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0. now this b is equal to 1/2 आ गया, that result is confirmed. अब a -3b plus 2c is equal to 0, तो a -3b की जगह पे 1/2 plus 2c is equal to 0. a -3/2 ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2, c के लिए यहाँ से यूज किया, c is equal to क्या हो गया, -1/2 -1 रख दिया यहाँ पे. तो ये क्या है, a -3/2 2 और -1/2 मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया जी, दैट कम्स आउट -1 और ये माइनस प्लस और -2a आ गया इज इक्वल टू 0. So now a
-3/2 और -1 इनको सम करोगे तो क्या होगा, -5/2 आ गया. सो a -5/2 -2a is equal to 0. नाउ -5/2 -a is equal to 0, यानी a is equal to -5/2. ये रिजल्ट है. अब आपको क्या निकालना है, c निकालना है. सो नाउ सिंस a plus c is equal to -1/2 और a की वैल्यू आपने निकाली -5/2 plus c is equal to -1/2. तो c is equal to क्या हो गया, -1/2 plus 5/2. 5/2. So this comes out how much? 5 minus 1 4/2, that is c. c is equal to कितना आ गया, 2 आ गया. तो आपके पास रिजल्ट आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया. तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं. और तब आपका फॉर्मूला क्या बना, t is, जो आप ये फॉर्मूला लिख रहे थे, like t is proportional to, so you can write t is equal to k and p, that is pressure का power a. A is how much? You see a, you have got -5/2. So this is -5/2 and density का power b, and b you have got it how much, 1/2. So this is 1/2 and c you have got how much, that is E, energy की बात हो रही. So this is energy and this energy is proportional to 2. That's what the power, I mean energy is to the power 2. तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे पास डेवलप हो रहा है. So that's how we have got it. This particular result we have arrived. Now the last section we have to do in this part. अब हमें last section करना है and the last section is, आपको याद होगा, I'm taking you to the right. So ये 3 पार्ट हमने कर लिया. चौथा पार्ट ये, how to convert value of a physical quantity from one unit system to another unit system. तो चलो इसके लिए हम लोग सीधा लास्ट सेक्शन पे चलते हैं एंड देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अब कोई कह रहा है प्रूव करो कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन, 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्थ. तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे. तो आपको मैं सीधा सॉल्व करके दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट को, ये सॉल्यूशन. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है. लाइक 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना, 10, 1 जूल इज इक्वल टू कितना, 10, कितना अर्ग होएगा. सो नाउ द पॉइंट इज कि हमें एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो वैल्यूज कितना चेंज होता है. तो बेसिक रूल इज दैट कि हमें मालूम है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसी भी यूनिट सिस्टम में चले जाओ सेम रहेगा. और दिस इज द रीजन हम लोगों ने डायमेंशन इवॉल्व किया था. तो ठीक है, एम के इसमें उसकी जो भी डायमेंशन होती है सीजीएस में उसका डायमेंशन सेम होएगा. तो हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कन्वर्जन करते हैं. सो वी नो दैट कि अगर जब हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो M1, L1, T1 और यहाँ पे ABC यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, हमें तो नहीं मालूम नहीं कि उसका डायमेंशन क्या है. सो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ये है और ये उसका डायमेंशन है, तो दूसरे यूनिट सिस्टम में उसका न्यूमेरिक वैल्यू ये होगा और उसके डायमेंशन ऐसे होंगे. तो यहाँ पे M1 और यहाँ M2 क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि M1 M के सिस्टम में लाइक किलोग्राम है तो सीजीएस सिस्टम में ये ग्राम हो सकता है. तो इसलिए 1 किलोग्राम और 1 ग्राम तो सेम बातें हैं ना, इसलिए इसको M1 और M2 लिखा हुआ है. ये 1 मीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है. तो इस तरीके से ये लिखा जाता है. तो हम इस चीज का फायदा उठा के सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स एंटर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो बोला यहाँ पे 1 न्यूटन और 10 का पावर 5 डाइन की बात हो रही है. तो यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स की. So we know that फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जी, that comes out MLT minus 2. That's what the point is. Clear है. Therefore N1 and this is M1 L1 T1 minus 2, that has to be equal to N2, or this is M2, this is L2 and this is T2 power minus 2, like this. तो ये हमने लिख दिया. अब N2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ N1 लिखा और इसको लिखा M1 अपॉन M2, M2 L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2. एंड देखो जी, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1, L1 L2 का पावर भी 1 और T1 T2 का पावर -2 और फिर ऐसे लिख दिया. बेटा बात समझ में आई कि ये समझा दिया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने तो डायमेंशन सेम रहेगा. तो ये डायमेंशन है.
तो हमने यहाँ पे उसके हिसाब से डायमेंशन लिख दिया। यहाँ पे भी सेम डायमेंशन होगा, M1 के जगह M2 होगा, L1 की जगह L2 होगा, T1 की जगह T2 होगा, ऐसे लिख दिया। अब N2 इज इक्वल टू हमें चाहिए तो N1 अपॉन ये रिजल्ट ऐसे लिख दिया जी। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ओके, सो दिस M1, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितना दे रखा 1, N1 की वैल्यू कितना दे रखा 1 न्यूटन, दिस इज 1, ओके। नाउ M1, अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि यू नो दिस इज MK सिस्टम में है एंड दिस इज CG सिस्टम में, दिस इज इन MK सिस्टम, दिस इज CG सिस्टम। तो अब हम चाहें तो M2 को M1 में कन्वर्ट कर दें, या चाहें तो M1 को M2 में कन्वर्ट करें, यानी कि एक ही चीज को फॉलो करना पड़ा। अगर हमने M1 को M2 में कन्वर्ट किया तो हम L1 को भी L2 में कन्वर्ट करेंगे, T1 को भी T2 में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने M2 को M1 में कन्वर्ट किया तो L2 को L1 में कन्वर्ट करेंगे, T2 को T1 में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमने M1 को M2 में कन्वर्ट किया तो L1 को L2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, T1 को T2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बात समझ गए आप? तो जरा देखो, M1 किलोग्राम है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 किलोग्राम एंड लिखा 1 ग्राम, ऐसे लिख दिया, एंड दिस पावर 1, फिर यहाँ लिखा 1 मीटर, यहाँ लिखा 1 सेंटीमीटर पावर 1, फिर यहाँ आया 1 सेकेंड, फिर ये भी आया 1 सेकेंड एंड द पावर -2, समथिंग लाइक दिस। अब क्या किया 1, अब 1 किलोग्राम 1 ग्राम, अब किलोग्राम ग्राम तो नहीं काट सकते ना, तो या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो और ये ग्राम से काट दो, या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो और फिर उससे काट दो। ये 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो ताकि कट सके। बात समझ में आ गई? तो अब हम सपोज कर लो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 का पावर 3 ग्राम हो गया, और यहाँ ग्राम हो गया, और इन सब का पावर 1। यहाँ पे 1 मीटर है जी, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, और फिर यहाँ 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड है, ठीक है जी। 1 सेकेंड ये कट कटा के 1 और पावर -2 आ गया। अब आप सॉल्व करिए तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1, ये 10 का पावर 3 ग्राम, ग्राम कट गया, 10 का पावर 3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया जी, सॉल्व करिए आप देखिए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के 10 का पावर 2 आ गया, और ये तो 1 ही रह गया, यानी कि ये क्या आ गया 1 इंटू 10 का पावर 5। So N2 की वैल्यू क्या आ गई 10 का पावर 5 आ गया। So this is what the meaning is, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर यहाँ 1 n की वैल्यू 1 है तो N2 कितना है 10 का पावर 5 है। So this implies 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5। बेटा बात समझ गए आप? That is one example we have done. Now we'll talk about this 1 joule is equal to 10 to the power 7 और ये हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? या ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता था, this question can also be written like this, 1 joule is equal to ऐसे करके, और फिर कहा जाए how much अर्ग में, एक 1 joule is equal to ऐसे लिख के, और बोले जाए अच्छा जी बताओ ये कितने अर्ग के बराबर है, कितने अर्ग के बराबर। यू कैन थिंक लाइक दिस, 1 जूल इज हाउ मच अर्ग, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो लेट्स सी, वी कैन डू इट, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सो अगले पेज पे चलते हैं। नाउ 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है जी। सो N1 हमें मालूम है 1 है, और N2 हमें नहीं मालूम है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, एंड वर्क का यानी कि एनर्जी का डायमेंशन होता क्या है, एनर्जी का डायमेंशन इज m l स्क्वायर t माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन है। तब आप क्या लिखोगे, सो n1 देन m1 l1 स्क्वायर t1, yes, and that is equal to n2 what m2 l2 t2, ऐसे लिख दिया। सो नाउ n2 is equal to n1, और अब क्या करोगे m1 by m2 l1 by l2 t1 by t2 पावर -2, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, एंड फिर आप ऐसे, दैट्स हाउ वी हैव डन इट। अब N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 रख दिया, ये कितना है 1 किलोग्राम, ये कितना है 1 ग्राम, ठीक है जी। ये कितना है जी 1 मीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया जी। ये क्या है 1 सेक अपॉन 1 सेक, एंड दिस इज -2। तो ये तो पूरा कट के 1 आ गया। अब अगले स्टेप में देखेगा तो अब आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप जैसी मर्जी आपकी। तो आपने बोला 1/10 का पावर -3 लिख दिया, कर दिए ग्राम में कन्वर्ट किया। अब तुम कहोगे नहीं मैं इसको
सेंटीमीटर में लिखूंगा, जैसे भी करो यूनिट काट ही देना है, कुछ भी तरीके से कर सकते हो आप। तो ये क्या आएगा 10⁻², आगे सेंटीमीटर में लिखा है 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2 आ गया, और ये तो भाई 1⁻⁻² आ गया। तो आपके पास है क्या, ये -3 ऊपर जाके क्या आएगा 10⁻³ आ गया, और ये 10⁻² का स्क्वायर हो गया 10⁻4 आ गया, तो ये आया क्या 10⁻7 आ गया। सो इट मीन्स n2 की वैल्यू क्या आ गई 10⁻7 आ गई। सो दिस सेज दैट 1 joule is equal to 10⁻7 erg. That's how we have done. तो बच्चों इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये लेक्चर जो डायमेंशनल एनालिसिस है, कैसे हम लोग डायमेंशन जानने के बाद हमारा क्या एडवांटेजेस है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, और इस तरीके से हम डायमेंशंस के सारे बेनिफिट्स को समझ गए हैं। दिस होल लेक्चर इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, और आपके कमेंट से और आपके लाइक बटन को प्रेस करने से हमें पता चल जाएगा कि आपको अच्छा लगा। नाउ यू सी द नेक्स्ट लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज एरर एंड इट्स प्रोपगेशन, और फिर उसके बाद अगला एरर एनालिसिस करके लेक्चर है। उस लेक्चर को देखने के बाद फिर सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप sharing, keep promoting, must show your likeness towards this lecture. Thank you very much. God bless you.